संवाद की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिंदी रंगमंच के जाने माने निर्देशक और अभिनेता ओम कटारे जी। पिछले 46 सालों से वे हिंदी रंगमंच कर रहे हैं और रंगमंच के दर्शक लगातार उनसे जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में यात्री का 46वां नाट्योत्सव संपन्न हुआ और इसमें 1 दर्जन से अधिक नाटक प्रस्तुत किए गए। हजारों लोग उसमें शामिल हुए। तो ओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 46 वर्षों की नाट्य यात्रा कैसी रही और इस मुकाम तक जो खट्टे मीठे अनुभव आपके हुए हैं उनके बारे में कुछ हमें बताएं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने थिएटर संस्था के बारे में आपसे बातचीत कर सकूं। थिएटर या रंगमंच का जो 46 साल का अनुभव है, बहुत ही जिसे कह लीजिए जिसकी यादें बिल्कुल ताज़ा हैं। और हमारे रंगमंच की शुरुआत या हमारे यात्री थिएटर की शुरुआत आज से 46 साल पहले पृथ्वी थिएटर पर 79 जनवरी 16 तारीख को हुई थी, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक बहुत ही मशहूर व्यंग्यकार, विश्वविख्यात व्यंग्यकार श्री शरद जोशी लिखित नाटक एक था गधा और अलादाद खान का पहला प्रयोग किया। बस फिर लगातार दर्शकों का जिसे कह लीजिए स्नेह मिलता रहा और ये यात्रा जारी रही। और तब से अब तक 46 वर्षों में यात्री ने करीब 100 से भी अधिक नाटकों का निर्माण किया, जिनका निर्देशन भी मैंने किया और मैं ज़्यादातर नाटकों में अभिनय भी कर रहा था। कुछ नाटक मैंने लिखे भी। उनके कुछ 6000 के आसपास प्रयोग देश विदेश में हम लोगों ने किए। तो ये यात्रा कितनी सुखद है, इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि 46 वर्षों तक लगातार हम दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। तरह तरह के नाटक जिसमें कुछ हास्य हैं, गंभीर हैं, सटायर हैं, छोटे नाटक भी, नुक्कड़ नाटक भी, सब तरह के नाटक हम लोग करते रहे। ओम जी, आपने काफ़ी सारे नाटक किए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप नाटक की तैयारी कर रहे होते हैं तो नाटकों के चयन का आधार क्या होता है? आप क्या सोचकर नाटक का चुनाव करते हैं? क्योंकि देश विदेश में बहुत सारी कृतियां ऐसी हैं जो खेली जा चुकी हैं और एनएसडी का जो पाठ्यक्रम है, नाटक ऐसे हैं जो लगातार 50 बरस से किए जा रहे हैं। तो आप लोग जो नाटक करते हैं उनके चयन का आधार क्या होता है? देखिए, क्या है कि सबसे पहले तो कोई भी कविता, कहानी या कह लीजिए उपन्यास आपको जब खुद को अपील करता है तो आप उसे बार बार पढ़ते हैं। तो चयन का मादा यही होता है कि क्या मुझे स्वयं को वो नाटक पसंद आ रहा है और किस हद तक आ रहा है कि वो नाटक किए बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि जस्ट कोई एक नया नाटक करने के लिए नाटक कई बार किया गया, जिसे कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा उस पर सोच विचार नहीं किया गया, तो ऐसे नाटक कई बार दर्शकों को पसंद नहीं आते हैं और उनके कुछ शो के बाद वो नाटक वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे नाटक भी हमने बहुत सारे किए हैं। वो गलतियाँ सबसे होती हैं, तो हमसे भी हुई। बस ज़्यादातर नाटक चुनते वक्त हम ये देखते हैं कि क्या मुझे वो नाटक स्वयं को कितना पसंद आ रहा है, क्या मैं बार बार इसको पढ़ सकता हूँ। अगर बार बार पढ़ सकता हूँ, मेरा मन उसमें रम रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इसको खेलना चाहिए, दर्शकों को भी शायद ये पसंद आएगा। तो सबसे बड़ा चयन का और नज़रिया एक तो ये होता है। दूसरी चीज़, सोसाइटी, समाज में उस वक्त का माहौल कैसा है। क्या हम जिस विषय को चुन रहे हैं वो विषय आज के दर्शकों के साथ मतलब रिलेट करेगा कि नहीं, या हम कथा कह रहे हैं कोई जो 50 साल पुरानी है, या लोक कथाओं की तरह एक कथा है, तो कथा लोग एक कथा की तरह देखेंगे, उससे रिलेट करें ना करें। लेकिन बहुत सारी बार हम लोग पुरानी कथाएं सुनते हैं, देखते हैं, तो वैसा है। तो सब तरह के नाटक हैं जो सोचना पड़ता है कि उनका चयन कैसे किया जाए।
लेकिन एक चीज़ जो खास मैं अपने नाटकों को चूज़ करते वक्त देखता हूँ वो ये कि नाटक साफ सुथरा हो, पारिवारिक हो, और उन समस्याओं को हम कहें नाटक में, अगर कोई समस्या प्रधान नाटक है जो हमारी सोसाइटी, हमारे परिवार और हमारे देश में हो रहा है, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है नाटक को चूज करना। मुंबई में ज़्यादातर कलाकार सिनेमा और सीरियल के लिए आते हैं और नाटककार के सामने ये समस्या होती है कि कब वो नाटक छोड़ के भाग जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। और दूसरी बात और भी है कि आप जो नाटक लिखते हैं या चुनते हैं उसके लिए आपको परफेक्ट अभिनेता, क्योंकि जो बड़े अभिनेता हैं उनके नखरे और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप किस तरह से उनको मैनेज करते हैं इन सारी समस्याओं को जो नाटक करते वक्त आपके सामने खड़ी होती हैं? सारी दुनिया में जो भी फिल्में या कह लीजिए सीरियल या ओटीटी पर जो सीरियल बहुत मशहूर हुए हैं, वो अपनी कहानी या कह लीजिए वो कहानी में कितनी ताकत है इस पर हिट हुए हैं। चाहे आप बात करें फिल्मों की, चाहे सीरियल की, चाहे ओटीटी की, जो भी मशहूर हुए हैं, तो नाटक की ताकत या फिल्म की या ओटीटी की सबसे बड़ी ताकत होती है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट अगर बहुत ही पावरफुल है तो कलाकार सेकेंडरी हो जाते हैं। एक अच्छा कलाकार अगर वो काम कर रहा है और वो अच्छा अभिनय कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत मशहूर हो तभी नाटक चले। मेरे नाटक इस बात के उदाहरण है। मेरा एक नाटक था हद कर दी आपने, जिसके हिंदी में मैंने 550 शो किए, उसमें कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन इतना खूबसूरत नाटक है और इतना बढ़िया हास्य है, पारिवारिक हास्य है कि हमें किसी बड़े चेहरे की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो शुरू से मेरा ये मानना है कि स्क्रिप्ट जो है ना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है और हीरो होती है स्क्रिप्ट। और फिल्म में भी आप देखिए, ओटीटी में देखिए, कहीं भी देखिए, आज भी बाहर निकल के हम पहले ये बोलते हैं कि फिल्म अच्छी थी, मतलब कहानी अच्छी थी, फिल्म अच्छी थी। बाद में एक्टर का नाम लिया जाता है कि उसने अभिनय भी अच्छा किया। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे मेरे ऐसे नाटक हैं, जैसे जंगली कबूतर एक नाटक मैंने किया था जो रातों रात हिट हो गया था, क्योंकि उसकी जो शक्ति थी, उसकी स्क्रिप्ट की, उसका विषय और उसकी जो लिखना है सारा वही था। तो मेरे ख्याल से जो नाटक आज तक बहुत सारे मशहूर हुए हैं, चाहे वो आधे अधूरे हों या तुगलक हों, या जो नाटक बहुत सारे ऐसे हैं, ये हाय वदन है गिरीश कर्नाड जी का, तुगलक है, आधे अधूरे है मोहन राकेश जी का, या आषाढ़ का एक दिन, ये अपने जैसे कह लीजिए नाटक की ताकत और उसका विषय उसकी वजह से चले हैं, उसकी वजह से ये पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इनको समझने के लिए आपको इनको बार बार पढ़ना है, और बार बार पढ़ते आप इनको समझ लेते हैं और फिर करने लगते हैं, तो बिल्कुल आपको लगता है कि आप बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले गए। हम लोग एक प्ले करते थे, दिल्ली ऊंचा सुनती है, डॉक्टर कुसुम कुमार का लिखा हुआ, इतना पावरफुल प्ले था, गंभीर प्ले था, बहुत सारा सरकारी तंत्र में किस तरह एक रिटायर्ड आदमी की पेंशन नहीं मिलती है और उसके लिए उसे धक्के खाने पड़ रहे हैं ऑफिस के। हालांकि गंभीर होते हुए भी वो नाटक बहुत चला, क्योंकि दर्शक में बैठा हुआ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम का शिकार है, और जब वो उस व्यक्ति में अपने आप को पाता है तो उसकी सारी फीलिंग उस नाटक के साथ जुड़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम नाटक चूज करते वक्त ये नहीं सोचें कि कौन एक्ट्रेस में काम करने वाला है, नाटक कैसा है, क्या आज के दर्शकों को ये नाटक की विषय वस्तु या उस नाटक की वो पृष्ठभूमि जैसी भी है, कहाँ खेला गया, किस शहर में या किस विषय पर हम लोग खेल रहे हैं, वो पसंद आएगा कि नहीं। तो मेरे ख्याल से मेरा नाटक चुनाव करने के पीछे सबसे बड़ा पर्पज़ यही होता है कि हम क्या विषय चूज कर रहे हैं, क्या वो दर्शकों से रिलेट करेगा कि नहीं। ओम जी, मराठी और बांग्ला थिएटर की अपेक्षा हिंदी थिएटर आज भी उतना कमर्शियल नहीं हो पाया है। मराठी और बांग्ला के काफ़ी दर्शक हैं।
इसलिए हिंदी के कलाकारों की ये शिकायत है कि सिर्फ थिएटर करके हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो आप पिछले 50 सालों से ये जुमला अभी भी ताज़ा तरीन है। तो तब और अब में पिछले 25-30 सालों में क्या कुछ बदलाव आया है इसमें? ये एक गंभीर बात है कि नाटक पर जीवन गुजारा जा सकता है कि नहीं। और इस विषय पर मैं बहुत बार बहुत शहरों में जाके वक्तव्य देकर आया हूँ। इसकी वजह हम स्वयं हैं। उसकी वजह यह है कि पूरा देश, हिंदी बेल्ट खासकर, नाटक को मुफ्त में दिखाता है। जब आपने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मुफ्त में नाटक देखने की आदत डाल दी है, तो फिर अचानक आप चाहेंगे कि आप टिकट लगाएं और लोग देखें टिकट पर, तो कैसे होगा? हम भी तो इतने सालों से नाटक कर रहे हैं। पृथ्वी थिएटर पर जब शुरू हुआ था थिएटर, तो 5 रुपये टिकट हुआ करता था। आज 500 से 1000 रुपये टिकट है। बम्बई के दर्शकों को, उसकी वजह कुछ भी हो, बम्बई के दर्शकों को मराठी की वजह से या इंग्लिश थिएटर की वजह से टिकट लेकर नाटक देखने की आदत है। ये सम्मान वो थिएटर को देते हैं। तो देश के हर कलाकार, रंगकर्मी को, संस्थाओं को या दर्शकों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि नाटक को मुफ्त में नहीं दिखाना है। 2-2, 2.5 महीने, 3 महीने की रिहर्सल करते हैं, आप पसीना बहाते हैं, कितना कुछ श्रम उसमें जाता है, पैसा भी खर्च होता है आने जाने में, और एक नाटक को तैयार करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं आज की डेट में। तो आप उसको मुफ्त में क्यों दिखा रहे हैं? आप क्यों ये आदत डाल रहे हैं लोगों में कि नाटक, आइए हाथ जोड़ के खड़े हैं नाटक दिखाने के लिए? मत कीजिए ना ऐसा। खाली कुर्सी रहने दीजिए। जिनको आदत है वो देखेंगे ना नाटक। आज नहीं देखेंगे, कल नहीं देखेंगे, लेकिन अगर और सारे लोग ये प्रयत्न करें, जो संस्थाओं के एक्टर्स हैं, कि हमें अपने परिवार को ही नाटक मुफ्त में नहीं दिखाना है, उनको बोलना है टिकट लेके देखिए आप, तो भी दर्शक दीर्घा में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो टिकट लेके नाटक देखेंगे। फिर जो कलाकार काम कर रहे हैं वो अपने दोस्तों से कहें कि देखो भैया, हमने इतनी मेहनत की है और आप लोग टिकट लीजिए और नाटक देखिए। तो जब तक हम अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे, सारी लड़ाई इसी की है कि हमने गलत आदतें पैदा कर रखी हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि मराठी का एक्टर सरवाइव कर रहा है थिएटर पर, हिंदी का क्यों नहीं कर रहा? तो मराठी के एक्टर्स से आप मिलेंगे और वो उसको आप कहेंगे कि आप क्या करते हैं, और वो जब ये कहेगा कि मैं प्रोफेशनल थिएटर करता हूँ, तो उसका बड़ा सम्मान है यहाँ। मगर हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जब मैं किसी को बोलता हूँ, 40-45 साल के बाद एक बार पृथ्वी थिएटर पर मेरा एक नाटक था, चिंतामणि, उसको देखने के बाद मैं कैंटीन में खड़ा था, तो एक परिवार के कुछ सदस्य मिल गए। उन्होंने कहा कि आपका नाटक तो बहुत ही सुंदर है और मैं तीसरी बार देख रहा हूँ। इतना आनंद आया देखकर। मैं पहले खुद देखा, फिर मैंने अपने बच्चों को लेकर आया, अपने पिताजी माताजी को लेकर आया हूँ। मगर आप करते क्या हैं? तो मैं तो सन्नाटे में आ गया। मैंने कहा मैं यही करता हूँ। नहीं, ये तो नाटक है, मगर काम क्या करते हैं आप? तो जब इसे लोग, हमारे देश के या हिंदी बेल्ट के लोग इसे मुख्य काम ही नहीं समझते हैं, ये काम है ही नहीं, तो जब ये सम्मान थिएटर को आप दे नहीं रहे हैं, तो फिर कहाँ से दर्शक, कहाँ से ऐसे लोग पैदा होंगे जो टिकट लेके नाटक देखें और कलाकार उस पर अपनी जीवन यापन चलाएं? तो इसमें सारी गलती हम कलाकारों की है, उन संस्थाओं की है, और दर्शकों की तो है ही जो लोग मुफ्त में देखना चाहते हैं नाटक, लेकिन संस्थाओं की है। क्योंकि अगर हम सारे लोग, देश के सारी संस्थाएं ये प्रण ले लें कि आज के बाद नाटक को मुफ्त में नहीं दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज नहीं तो कल धीरे धीरे दर्शक टिकट लेके नाटक नहीं देखें। क्या सरकारी संरक्षण जो अब तक मिल रहा है वो पर्याप्त है, या कुछ और भी होना चाहिए जिससे रंगमंच की बेहतरी हो? सरकारी संरक्षण जो है ना, वो गिने चुने लोगों को देश में मिलता है। उससे पूरे देश की संस्थाएं नहीं चल सकती हैं, ना ही सरकार इतनी संस्थाओं को अनुदान देगा। उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, उसके लिए बहुत कुछ पेपरबाजी होती है, सब होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मराठी और कह लीजिए कि बंगाली थिएटर की बात करें, वो इंडिपेंडेंटली कंपनियां कैसे चल रही हैं।
मराठी के एक बहुत मशहूर नाटककार और निर्देशक हुए हैं कमलाकर सोनटके जी। उन्होंने एक सेमिनार में एक बात कही थी कि जिस दिन टिकट खिड़की पर दर्शक आने शुरू होंगे और उस हाउसफुल होने लगेगा, उस वक्त किसी भी कलाकार को या संस्थाओं को किसी के सामने अनुदान के लिए हाथ फैला के खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आज हमारा फेस्टिवल जब होता है, यात्री का फेस्टिवल होता है, तो हम 6 महीने पहले से स्पॉन्सर ढूंढने लगते हैं, बिकॉज बगैर स्पॉन्सर के हो नहीं सकता। ठीक, तो ये जो परंपराएं हम लोगों ने गलत पाल रखी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी वैल्यू तभी बनेगी जब आप एक अच्छा नाटक करें। टिकट लेके दर्शक नाटक देखने आते हैं तो उनकी उम्मीदें भी कुछ होती हैं कि भाई हमने जो 500 रुपये का टिकट लिया है, क्या उस नाटक में उतनी शक्ति थी, उतना अच्छा था। तो हमें इन सब बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। अगर हम किसी चीज़ को, जैसे कह लीजिए किसी चीज़ को बेच रहे हैं, नाटक का टिकट ही सही, तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हम आज की डेट में हमारी मानसिकता क्या है, जब हम बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो 10 चीज़ें देखते हैं फिर खरीदते हैं, मोल भाव करते हैं दुनिया जान की चीज़ें। उसी तरह नाटक अगर देख के दर्शक जाता है और उसको पसंद आता है, वो डेफिनेटली दोबारा आपका नाटक देखने आएगा और अपने साथ 10 लोगों को भी ले आएगा। क्योंकि देखिए, पृथ्वी थिएटर पर एक हमारा और प्ले है चिंता छोड़ चिंतामणि, जिसके हम लोगों ने 450 शो किए। 200 लोग नाटक देखते हैं और 200 लोग नाटक देखने के बाद क्या कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन आगे के सारे शो फुल होते हैं। हमने कभी पीआर नहीं किया, हमने कोई एक्स्ट्रा पब्लिसिटी नहीं की, लेकिन 450 शो कैसे हुए? ये 200 लोग 2 लाख लोगों में कन्वर्ट हो गए। कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं है कि हम दर्शकों को मूर्ख बना सकें। अगर नाटक अच्छा नहीं है तो भी दर्शक चले आएंगे, ऐसा पागलपन तो नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हम पेश करने जा रहे हैं, चीज़ें जो नाटक पेश करने जा रहे हैं, वो किस हद तक दर्शकों को पसंद आ रहा है। पृथ्वी थिएटर पर दर्शकों की कमी नहीं होती है, लेकिन जो बड़े थिएटर हैं वो आमतौर पे पूरे भर नहीं पाते। और पृथ्वी में बहुत कम लोगों को जगह भी मिलती है, पृथ्वी में डेट्स बहुत कम लोगों को मिल पाती है। तो अन्य लोग जो नाटक कर रहे हैं, नाटक जो हिंदी रंगमंच की अभी स्थिति है मुंबई के आलोक में और राष्ट्रीय स्तर पर, किन लोगों के काम से आप प्रभावित हैं और क्यों प्रभावित हैं, ये भी बताइए। किन लोगों के काम से प्रभावित हैं या क्यों प्रभावित हैं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा नाटक किसी का भी होता है तो वो बहुत प्रभाव डालता है, फिर वो किसने खेला है, कौन लोग हैं वो, इससे ये मायने नहीं रखता। अभी लास्ट टाइम मैंने जो प्ले देखा था वो एक प्ले था जो डूबा सो पार, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति थी, बहुत खूबसूरत नाटक है। दूसरी चीज़ आप बोल रहे थे कि पृथ्वी थिएटर के बाहर लोगों को दर्शक जुटाने मुश्किल होते हैं। हम सबको, बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी जब पृथ्वी के बाहर जाते हैं तो दर्शकों को दर्शक मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि पृथ्वी थिएटर ने शुरू से, हम लोग शुरू से रहे, पृथ्वी थिएटर ने जो शुरू से एक माहौल पैदा किया है कि हाँ आप आते हैं, यहाँ चारों तरफ थिएटर ही थिएटर पसरा हुआ है। हर कॉर्नर पर आपको फील ऐसा आएगा कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ सिर्फ थिएटर होता है। हम लोगों को भी ये पूरी तरह से बिगाड़ के रखा है पृथ्वी वालों ने। जब हम वहाँ हमारी डेट होती है तो हम सुबह से 10 बजे से पहुँच जाते हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, उस माहौल में हैं, तो जो फील है बहुत अलग है। दूसरे थिएटर में क्या है, 2 घंटे पहले आपको थिएटर में लगा, धाड़ 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 आपने सेट लगाया, लाइटिंग की जैसे तैसे, और आपने नाटक प्रस्तुत किया। वहाँ ना दर्शकों को वैसा माहौल मिलता है पृथ्वी थिएटर जैसा, तो वो वहाँ पर हमारा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं जुड़ पाता। और दर्शकों से रिश्ता अगर आपका नहीं जुड़ा है तो सिनेमा में जैसे लोग टिकट लेके, विंडो पे टिकट लेके शो देखा और चले गए, वैसे ही वहाँ है। इसीलिए उस जगह आप कहीं और, आप खुद महसूस कीजिए कि आप लेखक हैं, आप कवि हैं, आपको सबसे ज़्यादा कहाँ नाटक देखना पसंद है? आप ज़रूर कहेंगे पृथ्वी पर। बिल्कुल।
तो आपको जब ऐसी बात है, आपको पसंद है और हमको भी पसंद है, करने वालों को पसंद है, देखने वालों को पसंद है, तो आप फिर रंग शारदा और सावरकर में क्यों जाएंगे? और क्यों पसंद है पृथ्वी, ये तो आप बताइए। पृथ्वी ने तो वाकई बहुत प्रोफेशनली ढंग से मैनेज किया हुआ है और वहाँ का वातावरण ऐसा है, तो वहाँ एक माहौल है, अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत अधिक है। नाटक में कुछ अभिनेताओं का, बड़े अभिनेताओं का भी आगमन शुरू से हो रहा है। कुछ समय तक वो लोग रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके टिकट शोज बहुत महंगे होते हैं। तो शुरू से आपने काफ़ी लोगों के नाटक देखे हैं, किन लोगों के काम ने आपको प्रभावित किया और उनके अचानक गायब होने के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारी भीतरी कहानियां भी आपको मालूम होंगी। जहाँ तक बड़े नामों की बात करें तो मैंने शेखर सुमन जी के साथ एक नाटक किया था, वो तुम ही हो, और काफ़ी साल हो गए इस बात को। बट शेखर सुमन जी के साथ नाटक का इनका अनुभव एकदम अद्भुत था। बहुत ही जेंटल हैं वो, बहुत अच्छे कलाकार तो हैं ही, लेकिन इतना डिसिप्लिन है उनके अंदर। 17 साल के बाद वो फिर से नाटक कर रहे थे, मगर वो हमेशा मुझे ये बात कहते थे कि तुमने यार जगा दिया मुझे, मैं तो भूल गया था थिएटर, तुमने जगा दिया। बट जब उन्होंने एक बार कमिट किया कि मैं ये नाटक करूँगा, फिर वो शूटिंग पे हों, कहीं भी हों, पता नहीं उन्होंने कितने सारे काम उस दौर में छोड़े होंगे, क्योंकि उस नाटक के बहुत सारे शोज बम्बई के बाहर होते थे। उन दिनों उनका एक सीरियल चल रहा था, वो क्या नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, और उसमें वो इतने मशहूर थे, वीक में 5 दिन होता था वो, लेकिन उन्होंने कभी कोई शो नहीं छोड़ा। फिर बाद में ऐसा कुछ मौका नहीं मिला कि हम लोग दूसरा नाटक कर सकें, लेकिन उसकी यादें इतनी ताज़ा हैं। और मुझे लगता है कि अच्छी स्क्रिप्ट अगर आपके पास है और थिएटर करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार लालायत रहते हैं, तो अच्छी स्क्रिप्ट है तो कोई भी कलाकार मना नहीं करता है। और ऐसा नहीं है कि कलाकार थिएटर में रुकना नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की तारीख में जो व्यवस्थाएं हैं, रंगमंच या थिएटर का जो माहौल है, जिसमें तारीखें मिलना, सिर्फ पृथ्वी पे नहीं और थिएटर पे भी तारीखें मिलना, थिएटर की जो किराया है वो इतना महंगा हो चुका है, प्रचार व्यवस्था इतनी महंगी हो चुकी है कि वो सब चीज़ों के पीछे एक अर्थव्यवस्था आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मेन स्ट्रीम थिएटर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जिन संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ कहीं ना कहीं ये सब अड़चनें तो आने ही वाली। मराठी, बांग्ला वगैरह में नाटक का कवरेज बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि हिंदी मीडिया में नाटक को वो जगह नहीं मिलती है। बहुत सालों से कोई कॉलम भी मैं नहीं देख रहा हूँ। तो इस तरह से आप क्या ये नाटक वालों की तरफ से कोई कमी है या हिंदी मीडिया का सहयोग आपको उतना नहीं मिल पाता? ये शुरुआत अभी तब बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है। पहले लगातार नाटक का प्रीव्यू, नाटक की समीक्षा लिखी जाती थी। नवभारत टाइम्स में लगातार लिखा जाता था नाटक के बारे में, फिर मिड डे में लिखा जाता था, इंडियन एक्सप्रेस में लिखा जाता था। लेकिन जब से ये सब पूरा सब कुछ डिजिटलाइजेशन हुआ है, मीडिया कवरेज होने लगा है, सोशल मीडिया पे सब चीज़ें आ गई हैं, तब से पत्रकारों से बातचीत मतलब फ़ोन पे हो पाती है या कभी फेसबुक पे उन्होंने लिख दिया। तो अब वैसा माहौल रहा नहीं कि लगातार या जिसे कह लीजिए कि जो संस्थाएं हैं जो पेपर निकालती हैं, उनके मुद्दे शायद बदल गए हैं अब, कि थिएटर के लिए शायद उनके पेपर में अब स्थान नहीं होता है, या बहुत बड़ा विशाल नाटक कोई कर रहा हो तो ऊपर से उनको जैसा आदेश मिलता है वो करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है कि पत्रकारिता से या पत्रकारों से आपका रिश्ता कैसा है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है।
तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि जब मैं नाटक करूं नया या कभी हमारा नाट्योत्सव हो तो उसकी सूचना हर किसी को मैं भेजूं। अब उनकी इच्छा है कि उनको कितना ज़रूरी लगता है कि उनके पेपर में उनका स्थान या उनकी अहमियत कितनी है कि वो पेपर की संस्था या कह लीजिए कि वो पब्लिकेशन नाटक के बारे में लिखना चाह रहा है कि नहीं। तो इस पर हम ज़्यादा तो टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि सब कुछ कमर्शलाइज हो गया है। कमर्शलाइज होने का मतलब है पैसा खर्च करना, और थिएटर वालों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी समीक्षा या कह लीजिए नाटक के पहले नाटक होने वाला है इसके बारे में पैसे दे के लिखवाएं। इसलिए शायद नाटककार या नाट्य संस्थाएं पीछे रहती हैं। बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे अभी भी, जैसे दीपा गहलोत जी हैं, वो लगातार थिएटर के बारे में लिखती हैं। मुंबई थिएटर गाइड वाले हैं जो लगातार थिएटर के बारे में लिखते हैं। और भी पेपर्स हैं वो भी लिखते हैं लगातार नाटक से जो जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, बट ये वन साइडेड नहीं है, दोनों तरफ है ये। आप ने जैसा कि बताया कि 46वां नाट्योत्सव हुआ, तो आज से 46 साल पहले और आज में कितना फ़र्क थिएटर की दुनिया में आया है। आज जैसे बुक माई शो टाइप प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि नाटक होने वाला है तो वहाँ से टिकट बुक कर लेते हैं, या अखबारों में भी ऐसा मुझे पता चला कि नाटकों के विज्ञापन कम पैसे में छापे जाते हैं। तो इस तरह के पिछले 46 सालों में आपने क्या क्या बदलाव देखा नाटक की दुनिया में? देखिए, जहाँ तक प्रचार की बात करें आप, तो पहले टाइम्स ऑफ इंडिया या बॉम्बे टाइम्स में हम प्रचार करते थे, उसके बारे में छपता था, छोटा सा कॉलम होता था थिएटर में वर्ड्स में हम लोग सिर्फ लिखते थे कि शरद जोशी एक था गधा टुडे एट पृथ्वी 6 and 9 PM, और एक वर्ड का 5 रुपये टाइम्स ऑफ इंडिया में लगता था। धीरे धीरे डिस्प्ले होने लगा, कलर ऐड आने लगी जो कि काफ़ी महंगी हैं। तो पेपर की जो प्रचार व्यवस्था है, या कह लो अब डिजिटल हो गया है, बहुत सारे लोग अपने प्रचार को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे करने लगे हैं, तो डिवाइड हो गया। अब आप देखिए बॉम्बे टाइम्स उठा के तो गिनी चुनी बड़ी एड्स होती हैं जो बड़े प्रोडक्शंस हैं उनकी, जो रेगुलर थिएटर हो रहा है पृथ्वी पर या कहीं और, उसकी ऐड बहुत कम होती है। उसकी वजह है कि प्रचार का करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और रेट इतने बदल गए हैं। शुरू में एक और माहौल था, वो जब बुक माई शो वगैरह नहीं आए थे, वो ये था कि लोग टहलते टहलते शाम को पृथ्वी पर पहुंच जाते थे, 150 लोग, और नाटक की टिकट लेते थे और देखते थे। अब सब कुछ कैलकुलेट हो गया है, फ़ोन पे लोग मालूम कर लेते हैं टिकट्स हैं कि नहीं, कितने का टिकट है। दूसरी चीज़, पार्किंग बहुत बड़ा इशू हो गया है इस शहर में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कई बार वो जो पहले जैसा माहौल है वो बदलता चला गया, और बदलना ही था, क्योंकि जब 10 रुपये या 20 रुपये टिकट हुआ करता था तब माहौल दूसरा था, 100 रुपये टिकट हुआ तब दूसरा था। अब 500 रुपये टिकट है, तो 500 रुपये टिकट है तो कैलकुलेटिव हो गया। हर आदमी पहले नाटक के बारे में जानेगा, नाटक के रिव्यू जानेगा, नाटक कैसा है, उसमें कौन काम कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है अब आपको उंगलियों पर, टिप्स पर बॉम्बे थिएटर गाइड में या कह लीजिए बुक माई शो पर मिल जाती हैं। तो चॉइस बहुत हो गई है। जब चॉइस हो गई है तो लोग चूज़ करने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बदलाव तो आना ही था, और ये बदलाव आगे भी आएगा। हो सकता है अगली बार हम जब आपसे मिलें या आप मेरा इंटरव्यू करें तो हम आपको दिखाएं कि हम नाटक की डिजिटल ऐड बनाने लगे हैं, उसका ट्रेलर बनाने लगे हैं, अभी भी बनने लगे हैं, लेकिन हो सकता है माहौल अगला जैसा हो उस हिसाब से हम काम करें। लेकिन नाटक छोड़ के भागेंगे नहीं किसी भी परिस्थिति में, ऐसा है। तो आप चाहें तो अपने अच्छे बुरे अनुभव भी शेयर करें ताकि, क्योंकि तमाम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है, बहुत सारे कठिनाइयाँ जो हैं, बहुत सारे जो कटु और तिक्त अनुभव हैं, माने आप लगातार, बहुत सारे कलाकार जो हैं वो
10-5 साल के अंदर मर जाते हैं। मर जाने का जी, मतलब जी। है कि वो निष्क्रिय हो जाते हैं। थोड़े दिन के लिए आए चले गए, चाहे वो निर्देशक हो चाहे एक्टर हो। लेकिन आप लगातार इतने वर्षों से बने हुए हैं, तो इन चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया और कैसे उसमें आप ढले रह गए? देखिए, ऐसा है कि थिएटर का दूसरा नाम ही संघर्ष और चुनौतियाँ हैं। यहाँ आप ये सोच के मत चलिए या सोच के मैं नहीं चलता हूँ कि अगले नाटक करते वक्त मुझे बहुत ही कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप जैसे कह लीजिए कि जीवन में नाटक या संस्था चलाने के लिए इतनी इतनी चुनौतियाँ थीं, इतनी सारी चुनौतियाँ थीं कि उनके बारे में सोचता हूँ तो काँप उठते हैं अंदर से। कलाकारों का अचानक नाटक से पहले छोड़ के चला जाना, किसी बात को लेके झगड़ा कर लेना, आपस में दो कलाकारों का झगड़ा हुआ, उसमें वो चले गए छोड़ के, सब चीज़ें संस्था को ही इफ़ेक्ट करती थी। या अचानक कोई बीमार हो जाए, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बट इन सब के बाद भी एक कोई ताकत थी जो मेरे पीछे खड़ी थी, जिसने कहा कि नाटक नहीं रुकना चाहिए। रातों रात हमने रिहर्सल करवाई। एक बार हमारी एक कलाकार, हमें याद है परमिता चटर्जी जी, जो हमारे साथ लगातार काम करती हैं, अभी भी काम करती हैं, और फेस्टिवल था और 17 शो थे और ऑलमोस्ट सारे प्लेज में थी, 5-6 प्ले हो रहे थे, और उनको 8 दिन पहले हमको पता चला कि उनको बोन टीबी हो गया है एंड वो बेड रिडन हो गई। हम तो कांप गए, हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन हमारे साथी कलाकारों ने एक भी शो कैंसिल नहीं होने दिया, रातों रात तैयारी की। तो ये सब चुनौतियों का सामना करते 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 हमें अब जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ना, उनकी इतनी आदत पड़ गई है कि एक पैरेलल, जिसके लिए दिमाग में एक चैनल चलता रहता है कि ये चैनल चुनौतियों का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार है। अदरवाइज इस माहौल में, बम्बई के माहौल में, जहाँ हर वक्त आदमी एक असुरक्षित, स्पेशली कलाकार असुरक्षित सा घूम रहा है, वहाँ 40 लोगों की संस्था को चलाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बात पर ज़्यादा काम करता हूँ कि मेरी संस्था के कलाकार एक परिवार की तरह रहें। आपने स्वयं कई सीरियलों में अभिनय किया, फिल्मों में अभिनय किया, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि सिनेमा और सीरियल की पहुंच ज़्यादा लोगों तक है, तो हम उसी को कैरियर बनाते हैं, यहाँ पार्ट टाइम ही रहेंगे? आपने फुल टाइम थिएटर को क्यों रखा? उसकी वजह यह है कि मैं थिएटर में आज सिर्फ अभिनेता नहीं हूँ, मैं रंग संस्थान या कह लो अपनी संस्था को चला रहा हूँ। और संस्था चलाना मतलब एक परिवार को चलाने जैसा है, जिसमें बहुत सारे उलझने हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। तो समय की बड़ी मुश्किल रही है। और दूसरी चीज़, मैं शुरू में ज़रूर सीरियल और फिल्में कर रहा था, संघर्ष भी कर रहा था, ऑफिस भी जाता था लोगों के। मैंने महाभारत, जो बी आर चोपड़ा जी का सीरियल था, उसमें काम किया। रवि चोपड़ा जी की एक फिल्म आई थी आज की आवाज़, उसमें भी मैंने रोल किया, और भी छोटी मोटी फिल्में सीरियल किए थे। लेकिन समाव मुझे ऐसा लगा कि मेरा मन जो है ना, वो थिएटर में ही लगेगा। और एक दिन मैंने ये पृथ्वी थिएटर में बैठे बैठे, जब मैं जैसे कह लीजिए कि दोनों नाव पर पैर रखे हुए था, कि संघर्ष भी कर रहा था, थिएटर भी कर रहा था, तब मैंने एक दिन ये निश्चित किया कि यार मेरा मन नहीं लग रहा और मैं अब सिर्फ थिएटर करूँगा, अपनी संस्था को स्थापित करने के लिए काम करूँगा। उसके पहले मैंने ये सोचा वहीं पृथ्वी पे बैठ के कि मुश्किलें क्या होंगी, मैक्सिमम क्या होगा मुझे। मैंने कहा मैं बड़ा पाव खा के जी लूँगा, लेकिन अब थिएटर करूँगा, किसी के ऑफिस नहीं जाऊँगा, अपनी संस्था के लिए काम करूँगा। तो मैंने सारा सपोर्ट जो छोटा मोटा था वो भी छोड़ दिया। फिर तो आर्थिक प्रॉब्लम होनी ही थी, क्योंकि संस्था चलाने के लिए कोई हमारे पास गॉडफादर तो था नहीं। लेकिन जब गंभीरता कुछ लोग किसी में देखते हैं तो शायद दोस्त बन जाते हैं, समर्थक हो जाते हैं, सहयोगी हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ। पृथ्वी थिएटर पर लगातार काम करते 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 एक पृथ्वी थिएटर के मैनेजर उन दिनों हुआ करते थे, धर्म सिंह मर्चेंट, मेरे लिए पिता तुल्य थे। उन्होंने पता नहीं क्या गंभीरता मुझ में देखी और मेरी
पीठ थपथपाने लगे वो। और उनका सहयोग है, इतना सहयोग रहा हर लेवल पे। मतलब वो बहुत अच्छे लाइट डिज़ाइनर थे, सेट डिज़ाइनर थे, तो हमें सेट डिज़ाइनर मिल गया एक जो हमसे कुछ पैसे नहीं ले रहा था, लाइट डिज़ाइनर मिल गया जो हमसे कुछ पैसे नहीं ले रहा था, और पृथ्वी थिएटर की लाइट्स वगैरह सब उनसे वाकिफ़ थे वो। और कभी कभार मुझे अगर किसी तरह की अर्थ की व्यवस्था की या पैसे की ज़रूरत पड़ी, वो भी हमारे सहयोगी रहे हैं। तो हर तरह से उन्होंने मुझे, जैसे कह लीजिए ना, एक बेटे की तरह पाल पोस के थिएटर में आगे बढ़ने के लिए कहा। और फिर धीरे 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 चीज़ें संभलने लगीं। और संभलते संभलते एक वक्त ऐसा आया कि अचानक, जैसे कह लीजिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कभी ना कहीं अगर आप बहुत गंभीरता से रंगमंच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रंग देवता तो देख रहा है इसको। और 92 में मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला। हमारे एक दोस्त जो नाटक करते ही करते दोस्त हुए थे, श्री LC सिंह, वो उन दिनों TCS में एक मार्केटिंग चीफ की पोजीशन पर थे। और उन्होंने मुझे अचानक कांटेक्ट किया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे नाटक देखता आ रहा हूँ लगातार, और मेरी कंपनी के लिए एक तुम्हें नाटक करना है। तो मैं तो चौंक गया। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने बताया कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसके ऊपर तुम्हें नाटक बनाना है। तो मुझे बड़ा अजीब से लगा, मेरी समझ में कुछ बात नहीं आई और बात वेरी आई गई हो गई। फिर जब उस प्रोडक्ट की लॉन्च डेट आने लगी, फिर उन्होंने मुझे 3 महीने पहले बोला कि यार तुम मिलो, क्या है, काम करना है इस पर। मैंने उनसे कहा देखिए, मैंने कंप्यूटर को छुआ तक नहीं आज तक, और आप मुझसे बोल रहे हैं ये सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दो। तो बोले मैं तुम्हें समझा दूंगा कैसे करना है। और उन्होंने समझाया कि क्या है क्या नहीं है। मैंने उस स्क्रिप्ट लिखी, कुछ एक्सपर्ट को जोड़ा अपने साथ, और वो टेक्निकल पहली बार 92 में नेहरू सेंटर में, मुझे अब भी याद है, 18 सितंबर को उसका लॉन्च हुआ, जिसे 1000 लोगों ने देखा। और पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि नाटक में कितनी ताकत है। उस प्रोडक्ट को उस नाटक के थ्रू जब उन्होंने रिलीज किया तो वो साल भर के प्रोडक्ट को उन्होंने उसी दिन नेहरू सेंटर पर बेच लिया, क्योंकि ऑल इंडिया डीलर्स आए हुए थे। इतना प्रभावशाली वो पूरा 1 घंटे का नाटक हुआ। इसने हमारे 50 रास्ते खोल दिए। उस कंपनी के लिए लगातार मैं काम करने लगा, और एक नई चीज़ मेरी समझ में आई कि कोई भी वस्तु पर नाटक करना आसान है, उसके चारों तरफ स्क्रिप्ट लिखना। तो एक नई दुनिया खुल गई, अर्थव्यवस्था ठीक हो गई। धीरे धीरे बड़े नाटक के सेट हम बनाने लगे, कॉस्ट्यूम पर खर्चा करने लगे। तो ये सब रंगमंच का ही कमाल है। तो मेरे पास तो जैसे कि सुई से लेकर हाथी तक जो भी है आज, वो सब रंगमंच की देन है। जो नए लोग अभिनय सीखना चाहते हैं और अभिनय की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए फिल्म इंस्टीट्यूट में जाना या सुभाष घई या अनुपम खेर के यहाँ सीखना संभव नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या रास्ता हो सकता है? वो अभिनय की बारीकियों को कैसे सीखें? दूसरी एक और बात आती है कि सिनेमा के लोग कहते हैं कि नाटक में अभिनय करना और सिनेमा में अभिनय करना और सीरियल में अभिनय करना, तीन तरह का अभिनय है। आपने क्या महसूस किया? क्या वाकई इतना फर्क है? अजीब सा सवाल इसीलिए है कि आप भी जानते हैं कि आज देश भर के रंगमंच के बड़े बड़े अभिनेता ही सिनेमा और सीरियल पर राज किए हुए। तो कुछ फर्क नहीं है, टेक्निकल चीज़ों का फर्क है। वो मीडिया दूसरा है, ये मीडिया दूसरा है। वो तो एक कलाकार जब काम करते करते परिपक्व हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो उस मीडिया को एक मीडिया से दूसरे मीडिया में स्विच ऑफ हो जाता है। उसको समझ में आ जाती बात कि भाई ये सिनेमा है और ये सीरियल है और ये थिएटर है। और आज देख लीजिए, थिएटर के ही सारे लोग सिनेमा OTT पर काम कर रहे हैं। उन सब की बैकग्राउंड में देखेंगे आप तो बहुत सारे कलाकार सब रंगमंच से। जो नए कलाकार रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक ही बात कहूँगा मैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं, आपके पास उतनी अर्थ नहीं है, फीस देने के पैसे नहीं हैं,
तो आपकी आज बहुत कुछ अवेलेबल है नेट पर, आपको 150 नाटक पढ़ने चाहिए। जब जब आपके पास पैसा हो, नाटक खरीदिए, पढ़िए, अच्छे नाटकों को देखिए। पहले अपने अंदर एक बैंक पैदा कीजिए कि आप किसी से बात कर सकें थिएटर पर, कि आप कहें कि हाँ मैंने तुगलक पढ़ा है, या आप कहें हाँ मैंने आधे अधूरे पढ़ा है, या आप कहें मैंने जयवंत दलवी का कालचक्र पढ़ा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जो रस हमको दिए हो, हम सिर्फ तनाव में घूम रहे हैं। इस मुकाम पर आने के बाद आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उपलब्धियों की तरह आपको अपने कौन से काम लगते हैं, और कहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ चूक हो गई, कुछ और करना चाह रहा था लेकिन कुछ और हो गया, और कभी कभी उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जो आपका सवाल है ये अपने आप में सही है, लेकिन देखिए चुनौतियाँ करते करते, चुनौतियाँ मतलब का सामना करते करते, और बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जैसे उपलब्धियां कहो कि नाटक जब हिट हो जाता, नाटक जब चलता है तो हमें बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। अरे लेकिन फिर जब हम ये देखते हैं कि हमारे नाटक के 200 शो हो गए, अरे वाह बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हम दूसरे के देखते हैं जिसके 400 शो हुए हैं, 1000 हुए हैं, तो लगता है हमने कुछ नहीं किया। तो ये जो है ना, लगातार रंगमंच करते रहना, उसमें क्या अचीव किया है क्या नहीं किया, बिकॉज कि मापदंड नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि अगर एक नाटक शुरू में बहुत हिट हुआ तो दूसरा नहीं चला, अब उसकी वजह हम खोजने जाएंगे तो हो सकता है विषय वस्तु गड़बड़ हो, या कुछ कलाकारों की परफॉर्मेंस है गड़बड़ हो, या स्क्रिप्ट गड़बड़ हो। तो रोने के लिए या हमारे साथ क्या हुआ, ये सब हुआ, इसकी वजह से हुआ, ये सब बातें अपनी जगह ठीक है। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये जो यात्रा है रंगमंच की, इसमें ये समझ लीजिए उसका हिस्सा है। गलतियां होना या कई बार रिपेंट करना, जैसे कि मैं ये सोचता हूँ कि कालचक्र एक जयवंत दलवी जी का लिखा हुआ नाटक है, जो कि हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं। वृद्धों की समस्या पर लिखा हुआ नाटक है, बहुत ही जैसे कह लिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्क्रिप्ट हम लोगों ने जिसे किया, पिछले 30 साल से कर रहे हैं। साल में अब हम उसके 1-2 शो ही करते हैं, और निःशुल्क करते हैं। अब हम उसकी फीस नहीं लेते हैं। हमें लगता है यही एक सोशल काम है जो हम कर रहे हैं। और वो मैं अपने नाटक सब देखते हुए ऐसा महसूस करता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक गंभीर विषय पर हम लोग नाटक खेल रहे हैं, और हमारे जो साथी कलाकार हैं वो भी उतने ही उसमें इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं इसको मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि इतना गंभीर नाटक हम कर सके, और जो देश भर में समस्या है उसको हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर सके। बाकी किसी नाटक के 200 शो हो गए, किसी नाटक के 50 हो गए, या किसी नाटक के 300 हो गए, किसी 400 हो गए, ये सब उपलब्धियां ज़रूर हैं कि नाटक हमारा चल गया। लेकिन आज की डेट में मैं अपने आप को अगर पीछे की तरफ देखूं तो एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि जब हमने नाटक जब हिट हो जाता तो काउंट करना बंद कर देते हैं 100 शो के बाद, क्योंकि उस अगर आप पास्ट में ही जीते रहेंगे, अतीत में जीते रहेंगे, तो नया कुछ करने के लिए आपके पास कुछ होगा नहीं। सो हमें ये ज़रूरी है कि हम अपनी उपलब्धियों को भूलें, और उस अनुभव को जो आपका हुआ है उसको लेके आप आगे बढ़ें, और अगले नाटक में अपने वो अनुभव डालें और कुछ और नया करें। तो मुझे थोड़ा सा ये है कि अगर हम ये सोचें कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हो जाता, बट वो लौटाया नहीं जा सकता है, तो फिर उस पर इतना सोचकर परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं। मुंबई से बाहर भी काफ़ी शोज किए हैं जी, वहाँ का क्या अनुभव रहा? और एक चीज़ की चर्चा बराबर होती है कि थिएटर में लड़कियाँ टिकती नहीं हैं, जल्दी भाग जाती हैं, तो महिला पात्रों को आपने कैसे मैनेज किया? मुझे ऐसी समस्या नहीं हुई कभी। मेरे ग्रुप में बहुत लड़कियां हैं, 10-15 लड़कियां हैं, लगातार काम कर रही हैं।
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन सब का कलाकारों का जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ कितना लगाव है, संस्था के साथ कितना लगाव है, तो वो पैदा करना ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ये परिवार जो है ना बिखरे नहीं। उस परिवार जब बिखरता नहीं है तो हर आदमी उससे जुड़ा रहना चाहता है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो भी महिलाएं काम कर रही हैं, लड़कियां काम करती हैं, उनका हम ध्यान रखते हैं, आपस में उलझे नहीं, उनकी सुरक्षा, क्योंकि माहौल बाहर अच्छा है नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना कभी नहीं होती है, या कभी कोई लड़की ऐसी शिकायत नहीं करती कि मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई। तो लड़कियाँ जहाँ भी संस्था में काम करती हैं, वो अगर सुरक्षित महसूस करती हैं और उनको बड़ा लगाव है अपनी उस संस्था से, उस नाटक से जो कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई छोड़ के जाएगा। बाकी डेफिनेटली पुरुषों की तुलना में या लड़कों की तुलना में लड़कियां कम रहती हैं संस्थाओं में, लेकिन मैंने बहुत सारी बार सिर्फ लड़कियों के कई सारे नाटक किए। जैसे अभी मैंने एक नाटक किया था, कहाँ सुरक्षित हैं हम। देश भर में हो रहे बलात्कारों को लेके ये छोटा सा नाटक था, आधे घंटे का, और इसमें 7 लड़कियां थीं। इसके पहले एक और प्ले किया था, हम 5, जो कि फिर से अगेन वो समस्याओं को लेके था। जो माएँ अपनी लड़की की इच्छा रखते हुए, लड़की जब पैदा होती है तो उसको कचरे के डब्बे में फेंक देती हैं, ऐसी 5 लड़कियों की कहानी थी वो, जिसको एक नर्स पालती है और उस नर्स बताती नहीं उन्हें कि वो उसकी बेटियां नहीं हैं अब तक। इस पूरा नाटक बहुत ही गंभीर विषय था। सो जाहिर सी बात है, आप आज देख लीजिए कि सीरियल हो, फिल्मों हो, जो स्ट्रगल लड़कों का, पुरुषों का है, उतना संघर्ष लड़कियों का नहीं है। बिकॉज तादाद फीमेल कलाकारों की पुरुष कलाकारों की तुलना में कम है। तो ये तो चलता रहेगा, ये तो पार्ट ऑफ गेम है। तो आपको कैसे संभालना है अपनी संस्था की कन्याओं को। और मैं ऐसा सोच के चलता हूँ कि जो लोग भी दुनिया जहाँ में संस्थाओं को चला रहे हैं, जहाँ लड़कियां भी काम कर रही हैं, उनको अच्छा माहौल देना, उनको सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनको अच्छा माहौल मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ के जाए। ओम जी, आने वाले दिनों में आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? इस साल हमारी कोशिश है कि 2 नए नाटक करें हम। अभी कौन से करेंगे ये, इस पर इतना मतलब तवज्जो अभी इसीलिए नहीं दी है कि अभी फेस्टिवल ख़त्म ही हुआ है। तो ज़रा थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद सोचेंगे इस फेस्टिवल का पूरा एक, जिसके लीजिए बैठ के एनालिसिस करेंगे कि कौन सी गलतियां इस फेस्टिवल में हुई हैं और कौन से विषय पर आगे हमें प्ले करना चाहिए। 10 प्ले हमारे पास हैं, उनमें से किन किन को रोकना है, किन किन को लगातार करते रहना है। एक नया नाटक लिखने की कोशिश है, अभी उसको नाम नहीं दिया है, तो वो है। और एक हमारा बहुत ही, जैसे कह लीजिए, प्रतिभा राय जी का लिखा हुआ एक नावल है द्रौपदी, उसकी राइट्स मैंने ले रखे हैं, उस पर नाटक मैंने उसका नाट्य रूपांतरण किया है। तो द्रौपदी एक मेरा सपना है, वो अगर नाटक में खेल सका 1 आध साल में, क्योंकि बड़ा नाटक है, 25-30 लोगों की भीड़ जमा करना। तो प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं उसके लिए। एक बार प्रोड्यूसर मिल जाएगा, बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्शन है, और मिल जाएगा और अच्छी द्रौपदी मिल जाएगी, तो मंचित करेंगे उसको। और वो समझ लीजिए मेरे लिए बहुत बड़ा एक ख्वाब है मेरा, वो उस नाटक को मंच पर लाना। बिकॉज महाभारत के बारे में, सारी कथा के बारे में पूरे विश्व को पता है, बट प्रतिभा राय जी की द्रौपदी जो है वो उसके जन्म से लेके उसके मरण तक की यात्रा है। और ये पूरा नावल उसने अपने मरने से पहले कृष्ण को एक पत्र के रूप में लिखा है। तो बहुत ही खूबसूरत है नावल, और इसमें बहुत सारी बातें
ऐसी हैं जो कभी महाभारत में कहीं नहीं गई, न दिखाई गई हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें कि द्रौपदी युद्ध के बाद बहुत पश्चाताप करती है और ये कहती सोचती है कि अगर मैंने ये जिद न ठानी होती कि मैं दुशासन के रक्त से ही अपने बाल धोऊंगी तो शायद इतना बड़ा युद्ध ना होता और इतने सारी औरतें विधवा न होती, इतने सारे माँओं के बच्चे नहीं मारे। तो इस ग्लानि में वो अपना इस पूरे उपन्यास का सबसे बढ़िया पार्ट यही है। यही मुझे बहुत ज़ोरों से अट्रैक्ट किया और कई सालों से मैं उसको पढ़ता रहा। लगातार पढ़ते पढ़ते मुझे लगा इसको मंच पर आना चाहिए, तो मैंने उसको एक नाट्य रूपांतरण दिया है। देखिए, अगर वो हो सका तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरे जितना भी अनुभव है थिएटर का वो सारा कुछ उसमें मैं पिरो दूँगा। थिएटर से जुड़े तमाम बिंदुओं पर आपने बहुत अच्छी चर्चा की। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार तो आपका कि आपने मेरे थिएटर के बारे में मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके इस चैनल के प्रोग्राम के थ्रू उन लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचा सकूं। मैं रास बिहारी जी का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस चैनल पर ये अपने अनुभव शेयर करने का, साझा करने का मौका दिया। और दर्शकों से, अपने साथी रंगकर्मियों से सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।